हेलो बच्चों, दिस इज अमित। तो आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स फर्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। इसमें टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है उसके तीन पार्ट हैं। कितने पार्ट है? तीन पार्ट। पहला क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। दूसरा क्या होता है? मैग्नेटोस्टैटिक। और तीसरा आपका होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कितने पार्ट हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंप्लीट नोट्स बनाना है। उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे? प्रीवियस क्वेश्चन भी लगाएंगे और न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। जो आपके बुक में नूतन या फिर अलग अलग बुक में जो न्यूमेरिकल हैं वो भी हम लोग डिस्कस किया करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। उसके बाद गॉस लॉ, फिर गॉस लॉ के एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, डाइलेक्ट्रिक हो गया, कैपेसिटर हो गया और रेजिस्टेंस हो गया। तो ये सभी हम लोगों के इसमें आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है जिसमें हम लोग स्टैटिक चार्ज की स्टडी करते हैं। इसकी स्टैटिक चार्ज में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो चार्ज लेंगे वो कैसा लेंगे? स्टैटिक। स्टैटिक मतलब क्या होता है? रुका हुआ। कहने का मतलब जब चार्ज रुका हुआ होता है तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। हम स्टैटिक चार्ज को सोर्स चार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्यों कहते हैं? क्योंकि सोर्स चार्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सोर्स है किसका? वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज का। वेरियस फिजिकल क्वांटिटी का ये सोर्स होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, ये सभी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका सोर्स क्या होता है? सोर्स चार्ज होता है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, डाइलेक्ट्रिक हो गया, ये सभी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके लिए सोर्स काम करता है, इसलिए इसको सोर्स चार्ज बोलते हैं। अब देखिए, हमको स्टडी करने के लिए एक हाइपोथेटिकल चार्ज को मानना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा हाइपोथेटिकल चार्ज। तो हाइपोथेटिकल चार्ज कंसीडर करते हैं। अब सर ये हाइपोथेटिकल चार्ज क्या होता है? हाइपोथेटिकल चार्ज को हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? यूनिट मैग्नीट्यूड का चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है। एकांक परीक्षण आवेश, हिंदी में बोलते हैं क्या इसको? परीक्षण आवेश। अच्छा, टेस्ट चार्ज का मतलब ये होता है जब हम लोग सोर्स चार्ज के पास कोई टेस्ट चार्ज मान लो आ रहा है Q नॉट डिस्टेंस R पर, तो सोर्स चार्ज के कारण इसके कारण इस Q नॉट यानी कि इस टेस्ट चार्ज पर क्या क्या इफेक्ट होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसी को बोलते हैं टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। यानी कि सोर्स चार्ज के आसपास अगर टेस्ट चार्ज को रखें तो टेस्ट चार्ज पर क्या क्या इफेक्ट होते हैं। आई बात समझ? अब देखिए, जो चार्ज होता है, चार्ज को हम लोग दो प्रकार से बांट सकते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक होता है पॉजिटिव टाइप्स ऑफ चार्ज, तो एक होता है पॉजिटिव
दूसरा होता है निगेटिव। बेसिकली नेचर ने तो हमको इलेक्ट्रॉन से ही दिए हैं, लेकिन हम लोग ने अपने पढ़ने के लिए पॉजिटिव मान लिया और निगेटिव मान लिया। अब किसी भी बॉडी पर कब पॉजिटिव चार्ज होता है, कब निगेटिव चार्ज होता है, तो ये कैसे पता करें? तो आइए समझते हैं। अगर ये बॉडी है, किसी पर इलेक्ट्रॉन्स हैं कुछ, अगर इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए, तो ये कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, जो न्यूक्लियस होता है हमारा, उसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, तो उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये हम लोग जानते हैं कि जितना पॉजिटिव होता है प्रोटॉन पर, उतना ही इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव भी होता है, और इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में भी। तो अगर पॉजिटिव मान लेते हैं 10 है, ऐसे निगेटिव भी 10 होगा। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स को मैंने निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, तो कितना निगेटिव बचा? 9। पॉजिटिव कितना है? 10। तो 1 पॉजिटिव है ना, इसलिए बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज। अब निगेटिवली चार्ज क्या होता है? अगर कोई बॉडी निकले, निगेटिवली चार्ज कैसे होगी? अगर इस बॉडी में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को एंटर करवा दें, इलेक्ट्रॉन्स डाल दें, तो ये कैसी हो जाएगी? निगेटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी? निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, यानी कि इस पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। और ये क्या है? धनात्मक आवेश इसको बोला जाता है। आई बात समझ में? देखिए, जो आवेश यानी कि चार्ज का यूनिट होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज का यूनिट कूलॉम होता है। क्या होता है? कूलॉम। इसको डिनोट किससे करते हैं? क्यू से। क्यू बराबर एन। एन क्या होता है? जहां होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n का मान कितना होता है? +-1 +-2 +-3 एंड डॉट डॉट सो ऑन। इसी को हम लोग आवेश का क्वांटीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत, यानी कि जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के पूर्ण गुणज के रूप में उपस्थित होता है। किसी भी बॉडी पर जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है, यानी कि आवेश होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के आधार पर उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। आई बात समझ में? तो ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है, चार्ज क्या होता है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर किसको डिस्कस करेंगे? स्टैटिक चार्ज को डिस्कस करेंगे। स्टैटिक चार्ज के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कूलाम का नियम। बच्चों, दिस इज अमित। आज हम लोग क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे? कूलाम्स लॉ, इसी को क्या बोलते हैं? कूलाम्स का नियम। ये क्या होता है? जब दो स्टैटिक चार्ज, इनको मैंने Q1 Q2 कंसीडर कर लिया है, अगर ये r डिस्टेंस पर रखे हैं, तो इनके बीच एक फोर्स वर्क करता है। क्या वर्क करता है? फोर्स वर्क करता है। जिस फोर्स को क्या नाम दिया गया है? उसको बोलते हैं कूलाम्स फोर्स। क्या कहते हैं? कूलाम्स फोर्स। और इस लॉ को क्या बोलते हैं? कूलाम लॉ। तो ये जो कूलाम्स लॉ में फोर्स होता है, वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच की दूरी r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 इनको कंसीडर कर लें, तो हमको क्या मिलेगा? F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अभी जो कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम स्क्वायर। आई बात समझ में? तो 1/4 पाई की वैल्यू क्या होगी? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब सर यहाँ पर जो एप्सिलॉन होता है, इसको क्या बोलते हैं? तो एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की वैद्यशीलता। तो परमिटिविटी
ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की वैद्युशीलता। अब बात करते हैं इसका नेचर क्या होता है, कूलाम फोर्स का नेचर क्या होता है। तो कूलाम फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है। तो ये दोनों नेचर का होता है, अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। कब अट्रैक्टिव होगा, कब रिपल्सिव होगा, इसको समझते हैं। अगर हम ये कंसीडर कर लें कि ये माइनस का Q1 है और ये माइनस का Q2 है, तो दोनों चार्ज में हम देख पा रहे हैं कि निगेटिव चार्ज है। अगर निगेटिव चार्ज है तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स कार्य करता है, या फिर दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो जाए तो भी इनके बीच रिपल्सिव फोर्स कार्य करेगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव हो जाए दूसरा निगेटिव हो जाए, अगर हम Q1 को पॉजिटिव कर लें और Q2 को निगेटिव कर लें, तो इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स कार्य करेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो हमको ये समझ में आ गया, अगर एक ही प्रकृति के आवेश है जैसे कि माइनस माइनस, तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, रिपल्सिव फोर्स कार्य करता है। अगर विपरीत प्रकृति के, एक प्लस हो जाए दूसरा माइनस हो जाए, तो उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। अब ये समझते हैं कि कूलाम फोर्स में हम लोगों ने स्टैटिक चार्ज ही क्यों लिया, क्योंकि जो स्टैटिक चार्ज होता है अगर वो मूविंग चार्ज बन जाए यानी कि गतिशील हो जाए, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर किसी तार में विद्युत धारा बह रही है तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और हम ये भी जानते हैं कि एकांक आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, या एकांक सेकंड में, एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। उसको बादल निकल को हटा दो, इसके बाद बस खत्म कर दो।